हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो फ्रेंड्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 51 से 100 टोटल 50 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी इम्प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय होगा। तो ये बेसिक सवाल है। एक वृत्ताकार कोई एक खेत है, इट मीन्स एक सर्कल। ठीक है, 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। तो यानी कि सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, परिधि 2 पाई आर होता है, जानते हैं हम। 2 पाई आर इजिकल टू 2 पाई आर जो भी आएगा। तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई कितना करना है हमको, जैसे कि परिधि 2 पाई आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई यानी 24 रुपया पर मीटर की दर से 24 का हम इसमें गुणा कर देंगे, बराबर कितना है 5280 रुपया। ठीक, 5280 रुपया। यहाँ से हम आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि वृत्त का त्रिज्या हमको मिल जाएगा। जब वृत्त का त्रिज्या मिल जाएगा हम उसके माध्यम से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर दे रखा है खेत की 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय, यानी कि 1 रुपया दिया है तो जितना उसका क्षेत्रफल आएगा वृत्त का, उतना ही उसका मतलब जुताई का जो है खर्चा व्यय होगा, यानी कि 1 रुपया की दर से जो क्षेत्रफल आएगा, यानी कि 3850 वर्ग मीटर आएगा, तो वही उसका व्यय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 3850 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जैसे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। 30 डिग्री है। अब ज़्यादा टाइम ना लें, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, 30 डिग्री का अगर हम बात करें तो 30 डिग्री का अगर डिवाइड करें तो टोटल इस सर्कल में 12 पार्ट होंगे। ठीक है, 12 पार्ट। अगर पूरे सर्कल का हम एरिया निकाल कर डिवाइड बाई 12 कर दें तो एक किसी पार्टिकुलर त्रिज्याखंड का एरिया निकल जाएगा। और यही पूछ रहा है, क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण दिया 30 डिग्री का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो 30 डिग्री से हम 12 पार्ट होगा किसी सर्कल का। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल जो आएगा, ठीक है, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसका हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे। पार्टिकुलर जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, वो आएगा आपका ऑप्शन सी 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए। तो बेसिक सवाल है, 1 + 10 स्क्वायर ए अपान किसी को 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + काट स्क्वायर ए को 1 + 10 स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर, नीचे का जो 10 स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर ए जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। बिंदु पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये हाइट एंड त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं, आपका अगर आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम होगा। आपको हिंट बता देते हैं। जैसे कोई एक है 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, ये 10 मीटर है। ठीक है, बिंदु पी से, मान लीजिए बिंदु पी है, पी से उन्नयन कोण इसका जो है 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक, भवन के शिखर
पर एक ध्वज, एक कोई ऊपर ध्वज लगा है, जैसे कि ये आपका भवन है, भवन का हाइट 10 मीटर, इसके ऊपर एक ध्वज लगा है, ठीक है, और यहाँ से 30 डिग्री, ठीक 30 डिग्री, और ये ध्वज लगा है, इसी का हाइट पूछ रहा है हमसे, ठीक है, इसी का पार्टिकुलर हाइट। अगेन इसको हमें अगर ध्वज के जो शिखर है उसका जो एंगल बोल रहा है यहाँ पर आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो इस प्रकार का सवाल आपने हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व किया होगा, तो आप इसके माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स का वैल्यू जो होगा वही होगा झंडे की ऊंचाई, यानी कि 7.32 मीटर जो है राइट आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। जैसे कोई वृत्त है आपका, ठीक है, वृत्त से अगर कोई स्पर्श रेखा है तो और उसकी त्रिज्या जो होती है कि वृत्त की, इसके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो हम जानते हैं। और कोई बिंदु है Q, ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। इसकी Q से इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कर रहा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर है, और इसको मिलाने वाली रेखा ऐसे, ठीक है, केंद्र से इसकी जो दूरी है ये कह रहा है 25 मीटर। यहाँ पर Q से केंद्र की मिलाने वाली दूरी 25, तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज के माध्यम से लंब हो गया, ठीक है, इसके माध्यम से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट में, ठीक है, उसके माध्यम से आप हाइट निकाल लीजिएगा, त्रिज्या, ठीक है। जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए भुजा 7 मीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। जैसे कोई क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूब है, इस क्यूब की जो भुजा है 7 मीटर की है, ठीक है। तो इस प्रकार एक अर्धगोलाकार गोले का अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास जो इसकी भुजा होगी, क्यूब है चूँकि चारों भुजाएं जो है कि बराबर होंगी 7, तो इसका जो व्यास होगा क्या है अर्धगोले का, वो अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, जितना इसकी भुजा है। अगर बाई द वे घनाभ होता, ठीक है, अगर घनाभ होता तो घनाभ के लिए केस में जो छोटी वाली भुजा होती है उसके बराबर होता है। अगर वृत्त कहता तो उसके बराबर, यानी कि मान लीजिए अगर 3 है और ये 7 है बड़ी वाली भुजा, तो 3 के बराबर ही मैक्सिमम आपका जो है कि अर्धगोले का व्यास हो सकता है, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा आएंगे तो जो है व्यास हो गया बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर घनाभ के केस में जो छोटी वाली भुजा होता है उसके बराबर होता है, और घन के केस में वो है उस भुजा के बराबर ही अर्धगोले का व्यास होगा अधिकतम। तो 7 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई कुछ नहीं, बस त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक धातु का गोला है, तो गोले का आयतन निकाल लेंगे हमें ऐसे केस में 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। गोले का आयतन त्रिज्या दिया है आपका, इसका आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर आपका बेलन का त्रिज्या दिया है, और हाइट आपको पूछ रहा है बेलन का, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से बेलन का हाइट निकाल सकते हैं आसानी से। तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 2.74 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक की सारणी दे रखा है, ठीक है। इस सारणी में पूछ रहा है आपका जो है कि इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य पूछ रहा है, माध्य, ठीक है। माध्य का फार्मूला क्या होता है वो आप जानते ही होंगे, तो माध्य निकाल लीजिएगा आसानी से। अगर हम सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपको मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 59.3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार 1700 रुपये के 8 ताले की दर से ताले क्रय करता है, ठीक है, 1700 के 8 ताले, और फिर उसको बेचता है 2850 रुपये में 12 ताले की दर से। फिर कह रहा है कि आगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पर एक ताले का क्रय मूल्य और एक ताले का विक्रय, उसके डिफरेंस कितने का वो लाभ कमा रहा है, ठीक है, जितने का उसको लाभ हो रहा है उसी के अनुसार अगेन उसको 2.25 यानी कि 2.25 रुपये का लाभ अर्जित करते हुए उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप इसको भी आसानी से कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर 90 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली, टोटल जो है संख्या क्या, 3 लाल और 5, कुल गेंदों की संख्या कितना है 8, ठीक। इस थैले में एक गेंद निकालने की प्रायिकता कौन सी, काली या लाल, तो कह रहा है इससे लाल होने की प्रायिकता। तो लाल
संख्या कितना है 3, तो 3 से ऊपर यानी कि 3/8 होगी इसकी प्रायिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वस्तु 300 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बिकती है, वस्तु का विक्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना आप शॉर्ट काट से सवाल को हल करेंगे आपकी टाइम की बचत होगी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम होता नहीं है, आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। तो आसानी से, जैसे कि 20% की हानि का रहा है, तो 20% हानि का मतलब आप मतलब कि 100 रुपये का आपका जो है कि 20% हानि होगा, यानी कि उसको 80 रुपये में बेच रहा है 20% हानि को। ठीक है, तो जब 300 रुपया का आ रहा है तो 300 रुपये का 3 पार्ट यानी कि 80 8 3 की 24, 240 रुपये में उसको बेचेगा। ठीक है, 20% का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 240 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो वस्तुएं 2600 रुपये प्रति की दर से खरीदी जाती हैं, इनमें से एक 4% की हानि के साथ बेचा जाता है। ठीक है, पहला 4% की हानि पर, और जबकि दूसरे दोनों वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य इतना है। दूसरी वस्तु का विक्रय, तो औसत है दोनों का विक्रय मूल्य का जो है कि निकाल लेंगे एक्स मानकर, उसके बाद से उसका जो है कि वस्तु का विक्रय हानि निकाल लेंगे। हम आंसर बता देते हैं, राइट आंसर आएगा आपका, हल करेंगे तो ऑप्शन सी लाभ होगा 8% का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार एक वस्तु को उस पर मुद्रित प्रिंटेड 7500 रुपये 12% की दर से बिक्री कर बेचता है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 180 रुपये वैट जमा देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य करते समय दुकानदार मूल्य कर चुकाता है टैक्स कितना। ठीक है, तो टैक्स ये भी आप आसानी से मुझे लगता है कि सॉल्व कर लेंगे। आंसर मैं बता देता हूँ कि 6720 रुपये आएगा। एक दुकानदार वस्तु को मुद्रित यानी कि मुद्रित रूप है 12% का दर से उसको बेच रहा है। ठीक है, तो कुछ लाभ होगा। यदि दुकानदार विक्रय पर वैट देता है यानी कि टैक्स देता है, तो फिर उस वस्तु को क्रय करते समय दुकानदार मूल्य कर यानी कि टैक्स मतलब जो उस समय खरीदता है उसका कर क्या होगा, तो टोटल आएगा 6720 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वस्तु पर मुद्रित मूल्य 900 रुपये है, परंतु वह दोनों क्रमवार अगेतर 20% और 10% की छूट है। जैसे कोई वस्तु है, मैंने भी इसको कहा कि ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। 900 है, ठीक है, 20% अगर पहले उसको कम किया जाए 900 रुपये का, तो क्या है 80 रुपये, मतलब 100 रुपये में 80 रुपये, तो 8 9 मतलब अगर 20% हम कर रहे हैं तो 9 दूना 18, 180 रुपया घटाना है किस में से, 900 में से। ठीक है, 900 में से आप जब 180 रुपया घटा देंगे तो आपका आएगा 620 रुपये या 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये आएंगे यहाँ पर। ठीक, अब पुनः 720 रुपये का आपको 10% की छूट गए, तो 720 रुपये का पुनः जब 10% निकालेंगे तो आपको 72 रुपये आएगा। तो बस 772 में से पुनः 72 रुपया घटा देंगे 720 में से, तो जो निकल के आएगा आंसर होगा आपका 648 रुपये। ठीक, 648 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति 800 का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि से, ये वार्षिक चक्रवृद्धि वाला सवाल है, आप इसको मुझे लगता है कि सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको आंसर जहाँ तक है ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर इसका 8000 आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका मिलेगा नहीं ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2-3 क्वेश्चन हर एक पेपर में ऐसा हो जाता है, जिसके लिए लगभग आप अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको क्वेश्चन को अगर नहीं भी मिलता है आपको सॉल्व करते वक्त, तो आप गलत या सही क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, वो जो है बोर्ड आपको नंबर उसमें देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो अगर कोई भी ऑप्शन नहीं सही है तो ऐसे केस में बोर्ड जो है अगर बच्चा ऑप्शन को टिक किया है तब मिलता है, अगर नहीं टिक किया है तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं मिल रहा है तो अगर को आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें आंसर जो दिया है ऑप्शन में गलत है चारों, तो आप सी को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कारखाने का मालिक अपनी मशीन का हासिल मूल्य 15% की दर से उस वर्ष के प्रारंभ के मूल्य पर निकालता है। ठीक है, हासिल मूल्य पर 15%। ठीक, एक मशीन का मूल्य दूसरे वर्ष होने वाला हास 5355 हो तो मशीन का वास्तविक मूल्य एक्चुअल मूल्य ज्ञात करना है, 42,000 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने का मालिक अपनी मशीन का हासिल मूल्य 15% की दर से उसके वर्ष के प्रारंभ के मूल्य पर निकालता है। ठीक है, यदि मशीन का मूल्य में दूसरे वर्ष होने वाला हास
दूसरे वर्ष 5355 है। तो मशीन का वास्तविक मूल्य, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वास्तविक मूल्य जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 42,000 रुपये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कराधान का सवाल है। राम का बैंक ऑफ बड़ौदा में बचत खाता तथा उसके खाते की पासबुक के एक पेज का विवरण दिया है। ठीक है। 1 जुलाई 98, जुलाई 8 जुलाई 98, फिर दिया है 23 जुलाई 98, 17 अगस्त 98, 27 अगस्त 98। ठीक है। विवरण दिया है, कराधान का सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आंसर जो इसका आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी 2700 रुपये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन संचयी जमा खाते में 80 रुपये प्रति माह 6 वर्षों तक जमा करता है। कितने माह तक? 80 रुपये प्रति माह, यानी कि एक महीने में 80 रुपया, और ऐसे वह 6 माह तक जमा करता है। यदि खाते पर मिलने वाला ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। 6% कितना है? वार्षिक। तो परिपक्व टोटल उसका 6 वर्ष में कितना धन होगा 6% वार्षिक ब्याज की दर से? तो आपका आएगा आंसर, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6811 रुपये 20 पैसा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू के शेयर जिसका भाव 120 रुपये मार्केट वैल्यू, इट मीन्स, एंड कह रहा है 67,200 रुपये का निवेश किया जाता है। यदि शेयर पर 12% के लाभांश की घोषणा की जाती है तो शेयर से कुल आय होगी। ठीक है, टोटल आय पूछ रहा है शेयर का। तो वो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये भी कराधान का है, 8,064 आएगा। मैं इसको काफ़ी टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक वीडियो को मैं एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो काफ़ी डिटेल्स है और काफ़ी समय लगेगा। इस कारण से मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस का है, 9th का है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। जैसे कि शून्यांकों का योग और मूलों का योगफल, ठीक है, और गुणनफल दिया है। योगफल दिया है -3 और गुणनफल, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल = होता है c/a, यही होता है। और आपको कह रहा है गुणनफल क्रमशः दिया है। मूलों का योगफल कितना है? b/a बराबर कितना है? -3। ठीक है, और c/a बराबर कितना है? यानी कि 2। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, ऐसे में आपका इक्वेशन जो आएगा अल्फ़ा और बीटा का, आप इक्वेशन ax² + bx² + c, यहाँ से उस इक्वेशन से आप अल्फ़ा बीटा ए और बी और सी का वैल्यू पर आप फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। तो जो इक्वेशन आएगा आपका निकल के वो आएगा ऑप्शन ए, x² - 3x + 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जैसे कोई आयताकार बाग है, ठीक है, इसका जो लंबाई बोल रहा है वो चौड़ाई से, मान लीजिए x है, तो इसका लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक। ठीक है, तो चौड़ाई से 4 अधिक यानी कि x + 4, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि चौड़ाई x चौड़ाई से 4 प्लस अधिक यानी कि x + 4। अर्ध परिमाप 36 है, तो पूरा परिमाप कितना होगा भाई? तो पूर्ण परिमाप की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 बाग की लंबाई। तो परिमाप क्या होता है हम जानते हैं, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई = 72। प्रश्नानुसार यही तो होगा परिमाप। यहाँ से लंबाई आपका x + 4, ठीक है, और चौड़ाई x तो था ही, x और x मिले। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो चौड़ाई x का वैल्यू कुछ आएगा, मान लीजिए उसका वैल्यू आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो जब लंबाई निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में लंबाई ही पूछा है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि 16 + 4 आप माने ही थे, तो राइट आंसर 20 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्या 196 और 38,220 का HCF कर रहा है, तो भाई साहब HCF 196 आएगा जब आप इसको HCF निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो संख्याएं दी हैं इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो इसका HCF निकाल यानी कि मसा निकाल देंगे, मसा। ठीक है, तो 32 का और 616 दो संख्याएं, इसका मसा निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8। ठीक, तो राइट आंसर होगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट एक खेल के मैदान के किनारे वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूर्ण करने में लगाते हैं। ठीक, यदि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे 18 मिनट है और रवि 12 मिनट एक खेल के मैदान के किनारे वृत्तीय पथ पर चक्कर पूर्ण करने में लगाते हैं। जैसे कोई वृत्तीय पथ है तो इसका हम परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिधि जो होगा वही उसका 18 मिनट टाइम मिल जाएगा, और इस 18 मिनट में सोनिया द्वारा जितना ये परिधि होगा उसी को, उस डिस्टेंस को तय करता है। तो इसका स्पीड निकाल लेंगे सोनिया का। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी स्पीड निकाल लेंगे, और दोनों का स्पीड जब निकाल लेंगे फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, तो दोनों जब एक साथ मिलने का जो समय होगा प्रारंभिक स्थान पर वो आपका 36 मिनट आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन में जहाँ तक उम्मीद है आपको सॉल्व करने की प्रयास किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण युग्मों को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा। जब एक समीकरण को आप हल करेंगे तो x और y के दो वैल्यू प्राप्त होंगे, इसमें से जो x का वैल्यू आएगा आपको मिलेगा x = 4। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 70 फ्रेंड्स ये जो है ऑप्शन दिया है रॉन्ग, इस कारण से हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित समीकरणों को हल करने पर x एवं y का मान प्राप्त होगा। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 76 की तरह है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा x और y का वो आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम तथा श्याम की आय का अनुपात। ये भी क्वेश्चन हम जानते हैं 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। दिया है अनुपात, दिया है उन लोग राम और श्याम के 9:7 का। ठीक है, खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो राम की मासिक आय है, तो राम की जो मासिक आय निकल के आएगी वो है 18,000 रुपये। और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व इसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं तो एक पंक्ति में कम होते हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा के जो विद्यार्थियों को जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 26। क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। नाव की स्थिर पानी में चाल। एक 6 क्लास 9 का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और जो सॉल्व कीजिएगा जब इसका आंसर जो आएगा राइट वो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 के मूल हैं। मूल कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, x का फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे -ba, और इस समीकरण में ax² + bx + c = 0 से, यानी कि a b c का वैल्यू इसके कंपेरिजन कर a b c का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 2 वैल्यू निकल गए। प्लस माइनस एक बार प्लस कीजिएगा, एक बार माइनस, 2 आपको मूल मिलेंगे, वो आएगा ऑप्शन बी
√2/3 एवं 2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रृंखला 21, 18, 15 डाटा दिया है का कौन सा पद -81। तो कह रहा है इसके लिए जो फार्मूला होता है हम बता रहे हैं कि nवां पद अंत से तो माइनस है, तो ऐसे केस में nवां पद यानी कि -81 कौन सा tnवां पद। ठीक है। a -n-1 इंटू डी। ठीक। सारो अनुपात d बराबर यानी कि 18, 21 और 18 का डिफरेंस 18, 15 का डिफरेंस 3 है, उसी को हम सारो अनुपात बोलते हैं। n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। -81 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया है 21, मतलब पहला जो टर्म्स है -n, ठीक है, -1 इंटू डी का वैल्यू सारो अनुपात 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो n का वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 35। ठीक, 35 आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, इसके लिए फार्मूला बेसिक है आपको। तो 1000 प्रथम कर रहा है तो n+1 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 1000 कर रहा है तो 1000 गुणे 1000 + 1 करेंगे तो 1001 डिवाइड बाई 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 500 500। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। जैसे कोई आयताकार पार्क है, आपको फिगर में दिया है, जिसकी कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 कम है। उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। मान लीजिए लंबाई x है तो चौड़ाई इसकी कितना है l-3, लंबाई से 3 कम इसकी चौड़ाई है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, फिगर में भी दे रखा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है त्रिभुज की। ठीक, और कह रहा है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो इस आयताकार पार्क की लंबाई। तो लंबाई ज्ञात करना है, बेसिक से एरिया और लंबाई आप आसानी से त्रिभुज और रेक्टेंगुलर का निकाल सकते हैं। तो इस कारण से इसका जो आंसर निकल के आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 7 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति जानने के लिए ax² + bx + c से हम जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू = 2, ठीक है, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 3 और हम b² - 4ac में पुट कर देंगे और जो मिलेगा, अगर 0 आता है तो वास्तविक मूल है, अगर नहीं आता है तो वास्तविक मूल नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए वास्तविक मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो ये तो बेसिक सवाल है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी कि 2 अंकों वाली 10 से 99 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो ऐसी 30 संख्याएं, यानी कि 30 संख्याएं मिलेंगी आपको जो 30 से विभाज्य होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर है। एक खिड़की तक पहुंचता है सीढ़ी की लंबाई। ये भी बेसिक सवाल है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, इसकी जो नीचे से सीढ़ी ऐसे टिकाए हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर 2.5 मीटर या 5 मीटर। ठीक, ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है। ठीक, तो कह रहा है तथा इसके ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर, इस जो हाइट है 6 मीटर। ठीक, तो कह रहा है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए खिड़की तक पहुंचता है सीढ़ी की लंबाई। ठीक, इसकी लंबाई पूछ रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो आप यहाँ से कर्ण, ठीक है, कर्ण को निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर और रूट में आधार का स्क्वायर आसानी से। ठीक है, तो राइट आंसर जो आएगा 6.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी
तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एवरेज पहले 3 वर्ष का निकाल लीजिएगा। 3 और 7 वर्ष में डिफरेंस कितना है उत्पाद में, उसका एक कंटिन्यू रूप में कह रहा है, ठीक है। तो 7 वर्षों का जब टोटल निकालेंगे आप फाइनल, तो रिजल्ट आएगा आपका ऑप्शन सी 4075। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए त्रिभुज ABC में P बिंदु P रेखा AB और Q रेखा AC का मध्य बिंदु है। यदि AB 9.6 सेंटीमीटर, BC 11 सेंटीमीटर, AC 11.2 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज PBCQ का परिमाप। तो PBCQ का परिमाप पूछ रहा है चतुर्भुज का। तो जब ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा। ए भी हमें पता है, ए भी हमें पता है, बस हमें ए नहीं पता है, ठीक है। ये हमें नहीं पता, इसको हम एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लें। तो समरूप त्रिभुज APQ, ठीक है, और त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए AP हम मान लेते हैं, AP डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाई BC। ऐसे हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू जो PQ आएगा, और जब उसका वैल्यू मिल जाएगा तो चारों भुजाओं को मतलब PQ, QC और CB और PB को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा। और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन A 26.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 90 है। 80 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे मतलब कि दूर 1.3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 4.0 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया का लंबाई। 80 सेंटीमीटर लड़की की हाइट है। हाइट और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। तो एक कोई हाइट है 4 मीटर, बल्ब लगा है यहाँ पर, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है। यहाँ से कोई लड़की है 80 सेंटीमीटर हाइट की, तो इसका जो छाया कुछ इतना दूर बनेगा, ये मान लेते हैं अच्छा है, इसकी लंबाई x है, ये P और इसको पॉइंट C, ये B पर पॉइंट B पर जो है लड़की खड़ी है 80 सेंटीमीटर हाइट की। जो इसका डिस्टेंस है BC का, इसको हम निकाल लेंगे, मतलब 4 सेकंड में बोल रहा है कि वह जा रही है 4 सेकंड बाद। तो 4 सेकंड बाद और 1.3 मीटर की चाल से, तो चाल दिया है और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस निकालेंगे B और C के बीच। डिस्टेंस जब निकालेंगे तो 13 चौको 52 यानी कि 5.2 मीटर होगा B और C के बीच की दूरी, ठीक है। इसी के माध्यम से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन B 1.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदु जिनके निर्देशांक दिया है, ठीक है, निर्देशांक दिया 1, 5, 2, 3 निर्देशांक दिए हैं, वह बिंदु क्या है, समरेख है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चेक नहीं करना, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर, कोई हवाई जहाज है वो नॉर्थ साइड में, मान लीजिए नॉर्थ साइड है, 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई जहाज अड्डे से, मान लीजिए हवाई अड्डा है, यहाँ से पश्चिम साइड में 1200 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 1.5 घंटे बाद दोनों को टाइम दिया है। तो इसका भी वेलोसिटी दिया, इसका भी वेलोसिटी दिया, टाइम दिया 1.5 घंटा। आप यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें तो पहला हवाई अड्डा मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप दोनों का डिस्टेंस आप यानी कि परपेंडिकुलर ये है, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण होगा, ठीक है। कर्ण जो होगा, कर्ण का जो माप आएगा वही आ जाएगा दोनों हवाई अड्डों के, दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस। तो राइट आंसर जो है निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन D 300√61 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके
निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बताना है। कोई खंभा है, बड़ा वाला ये है 11 मीटर का, दूसरा है 6 मीटर का, इनके बीच की दूरी आपका दिया है 12 मीटर, तो यहाँ भी 12 मीटर होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या कर रहा है, तो इन दोनों के सिरे, इसका सिरा ये है, इसका सिरा ये, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 12 ये मिल गया आपको, और ये कितना है 6 है, तो 11 में से 6 निकल गया, तो ये बचा कितना 5, और ये 12 और 5 और ये कर्ण। ठीक है, तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट में, तो आंसर जो निकल के आएगा इसका दोनों के बीच की दूरी 13 आएगा। ठीक है, राइट आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक इतना और इतना है, मतलब 2 और 3 और 4 और 1, बीच की डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हैं, तो फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉसेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 45 डिग्री है तो कॉसेक 45 डिग्री का मान आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो इसको कास में चेंज कर लीजिएगा कॉसेक में, तो कास 45 का होता है √1/√5, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, तो आप देख पा रहे होंगे ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए कास बी, कास ए मतलब कास 60 और साइन बी, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 प्लस 30 90 होगा, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tan 65 डिग्री, तो tan 65 डिवाइड बाई cot 25, तो tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25, ठीक है, डिवाइड बाई cot 25, tan 90 माइनस 25 इज इक्वल टू cot 25, और cot 25 से cot 25 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदुओं 4 और 3, 8 और 8 जोड़ने वाली रेखाखंड का आंतरिक रूप 3:m1m2 दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। विभाजित करने वाली रेखा का निर्देशांक, तो विभाजित करने वाली रेखा का निर्देशांक आप जानते हैं x1 m1 y2, ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा 7 3। नेक्स्ट इज, त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1 और -1 है, -4 और, जैसे त्रिभुज के निर्देशांक दिया है, ठीक है, 3 निर्देशांक दिए हैं और करा क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का निर्देशांक का जो क्षेत्रफल होता है हाफ रूट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1, ठीक है, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये वही फार्मूला होता है, इस पर आप फाइंड आउट कर लीजिएगा त्रिभुज का एरिया, तो 24 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, तो आपका है समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। ठीक है, जो ये समकोण त्रिभुज है ये B है, मान लेते हैं ये है, B है, ये समकोण है। tan A का वैल्यू दिया है 1, tan A का वैल्यू दिया है अगर 1 तो बराबर कितना होगा, A का वैल्यू 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता ही है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि जो यहाँ पर हमने A लिखा है 45 डिग्री, और ये B है और ये C है। यहाँ से क्या होगा 2 sin A cos A, तो A का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री, तो 2 sin A cos A क्या होता है sin 2A, ठीक है, और A का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 45, तो 45 दूना 90, यानी कि sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। राइट आंसर विल बी ऑप्शन C 1। ठीक है, ऑप्शन C।